नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारी चल रही हैं क्रियाएं में आज हमारा चलेगा सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद। और दूसरा भेद आपको पता है कि सकर्मक क्रिया के दो भेद मैंने बताए थे। एक था आपका एक कर्मक, जो कि जिसमें कि आपके एक ही कर्म होता है, और आज चलेगा हमारा द्विकर्मक। द्विकर्मक की खासियत यह है कि इसमें दो कर्म होते हैं। एक कर्म होता है आपका, इसमें कितने कर्म होते हैं? द्वि। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि द्वि यानी दो, दो कर्म होते हैं द्विकर्मक। पहला जो कर्म होगा, जो आपका पहला कर्म है, वो हमेशा गौण कर्म होता है। पहला कर्म गौण कर्म, जैसे हम कह सकते हैं प्रथम कर्म। प्रथम कर्म क्या होता है? आपका गौण होता है। और जो प्रथम कर्म है ना, ये हमेशा ही आपका प्राणीवाचक होता है, प्राणीवाचक होगा। प्राणीवाचक, या फिर हम कह सकते हैं आपका सजीव होगा। और इसके साथ हमेशा आपको एक प्रश्न करना होता है, किसको। यदि आपको इसमें किसको का उत्तर मिल गया तो आपका पहला कर्म निकल के आ गया। फिर जो दूसरा कर्म होता है, दूसरा जो कर्म है वो होता है आपका मुख्य कर्म। ये मुख्य कर्म कहते हैं। ये गौण कर्म कौन सा होता है? आपका सजीव। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आता है गौण कर्म। सजीव होने के बावजूद भी इसे गौण कर्म कहा जाता है। जो मुख्य कर्म है, जो दूसरा कर्म है, वो है आपका अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक, या फिर हम कह सकते हैं इसको निर्जीव कर्म, या हम कह सकते हैं इसको निर्जीव कर्म। इसके साथ सदैव ही क्या का प्रश्न करने पर, क्या का प्रश्न करने पर आपको यदि उत्तर मिल जाए तो आपका दूसरा कर्म यहाँ निकल के आ जाएगा। याद रखना, किसको में आपको प्राणीवाचक का जवाब मिलना चाहिए, क्या में आपको अप्राणीवाचक यानी निर्जीव का उत्तर मिलना चाहिए। तभी हमारे दो कर्म होंगे। कई बार आपके कंफ्यूज करने के लिए आपका एक कर्मक में एक ही कर्म होता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है जिससे बच्चा भ्रमित हो जाता है। या फिर कह सकते हैं अकर्मक क्रिया में आपके अकर्मक की क्रिया होती है, यानी कर्म नहीं होता वहां पर, लेकिन कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चा भ्रमित हो जाता है कि इसमें कर्म है या नहीं। चलिए देखते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। इसकी ये मैंने मुख्य पहचान बताई थी। द्विकर्मक यानी दो कर्म सहित आपके प्रथम कर्म आपका गौण होगा, दूसरा कर्म जो मुख्य कर्म होता है आपके अप्राणीवाचक, दूसरा कर्म आपके मुख्य कर्म अप्राणीवाचक यानी निर्जीव कर्म। सदैव ही आपका क्या का प्रश्न बनता है? इधर आपका प्राणीवाचक, सजीव कर्म, और सदैव ही इसमें आपके किसको के बनते हैं। चलिए, ये हुई हमारी द्विकर्मक क्रिया की बात। आगे चलते हैं हम। ऐसे वाक्य विशेष, ऐसे वाक्य विशेष, ऐसे वाक्य विशेष जहाँ सदैव ही, जहाँ सदैव ही दो कर्म, जहाँ सदैव ही दो कर्म पाए जाते हैं, जहाँ सदैव ही दो कर्म पाए जाते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें द्विकर्मक क्रिया,
तो आपके यहाँ पर आपके जहाँ दो कर्म पाए जाते हैं। एक और पॉइंट लिखेंगे हम, ये तो है इसकी मेन परिभाषा। इन वाक्यों में प्रथम कर्म गौण कर्म होता है, गौण कर्म कहा जाता है, गौण कर्म कहा जाता है, जो कि प्राणीवाचक या सजीव कर्म का सेकंड पॉइंट लिखेंगे। ऐसे वाक्यों में कर्म को ढूंढने हेतु कर्म को निकालने कर्म को निकालने के लिए कर्म को निकालने के लिए सदैव ही कर्म को निकालने के लिए सदैव ही किसको का प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर मिल जाए तो वहाँ सदैव ही प्राणीवाचक क्या कह सकते हैं, सजीव कर्म का यानी यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो वो आपका क्या होगा, पहला कर्म निकलेगा, जो कि क्या है आपका गौण कर्म है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ऐसे वाक्य विशेष जहाँ सदैव ही दो कर्म पाए जाते हैं कर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में प्रथम कर्म गौण कर्म होता है, जो कि प्राणीवाचक या सजीव कर्म कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में कर्म को निकालने के लिए किसको का प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर मिल जाए तो वहाँ सदैव ही प्राणीवाचक कर्म का, समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यानी ये क्या हुआ आपका द्विकर्मक। अगर आपका पहला कर्म में आपके क्या आएगा, आपका किसको। चलिए इसी का दूसरा पॉइंट और लिखते हैं। इन वाक्यों में जो दूसरा कर्म होगा, जो का कर्म होगा वह मुख्य कर्म होता है, वह मुख्य कर्म होता है। ये सदैव ही अप्राणीवाचक या
निर्जीव कर्म होगा। चौथा पॉइंट, इन वाक्यों का कर्म निकालने हेतु क्या का प्रश्न करने पर यदि उत्तर इन वाक्यों में का कर्म निकालने हेतु क्या का प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वहाँ अप्राणीवाचक या शिव कर्म का, यानी आपके इन वाक्यों में दो कर्म होते हैं। पहले में आपके अप्राणीवाचक जो कि दो गौण कर्म कहलाता है। याद रखना इस बात को, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। गौण कर्म होने के साथ साथ ये आपका प्राणीवाचक होता है। सदैव ही किसको का प्रश्न में तो उत्तर निकलता है। दूसरा जो आपका मुख्य कर्म होता है, दूसरा कर्म मुख्य कर्म के नाम से जाना जाता है। ये आपका अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म कहलाता है। सदैव ही इसके साथ क्या का प्रश्न करने पे हमें उत्तर प्राप्त होता है। ऐसे वाक्यों में सदैव क्या होगा, दो कर्म। चलिए इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। तो वाक्य ऐसा होगा जहां आपके दो कर्म है। देखते हैं कौन कौन से उदाहरण इसमें आएंगे। पहला जो कर्म होगा आपका प्राणीवाचक ही होना चाहिए। उदाहरण, नानी ने बच्चों को खिलौने दिए। नानी ने बच्चों को खिलौने दिए। अब याद रखना पहला कर्म आपका आना चाहिए प्राणीवाचक। नानी यहाँ क्या है आपका कर्ता है। नानी क्या है कर्ता, बच्चों को। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, देना। तो ये तो ही आपके क्रिया, देना क्या है क्रिया। मैंने पूछा किसको, पहला कर्म आपका क्या, ये क्या है आपका पहला कर्म। मैंने पूछा किसको, तो किसको, बच्चों को। मैंने पूछा किसको। अब बच्चे यहाँ क्या है आपके प्राणी ही है, सजीव कर्म है। लेकिन मेन जो मुख्य कर्म है ये आपका कौन सा कर्म कहलाता है, गौण कर्म। पहला कर्म हमेशा आपका गौण कर्म कहलाएगा। किसको का प्रश्न करा, उत्तर मिल गया, प्राणीवाचक है, सजीव कर्म है। क्या दिए, मैंने पूछा क्या दिया, तो क्या मिला हमें, खिलौने। ठीक है, तो ये क्या है आपका मुख्य कर्म और इसे कहते हैं हम निर्जीव कर्म। दूसरा देखते हैं उदाहरण, शिक्षक विद्यार्थियों को
शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाता है। भाई दो कर्म आने ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या है, शिक्षक क्या है आपके पास, विद्यार्थी। शिक्षक किसको पढ़ा रहा है, किसको का पहला कर्म, ये क्या है आपके पास पहला कर्म। ये खिलौने यहाँ पे था दूसरा कर्म। किसको पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों। किसको का प्रश्न, विद्यार्थी क्या है आपके पास, प्राणीवाचक कर्म, जिसको हम गौण कर्म के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ाता है, कर्म। क्या पढ़ाता है, पुस्तक। पुस्तक क्या कहलाई, निर्जीव कर्म, जिसको हम मुख्य कर्म के नाम से। पढ़ाना क्या है आपके पास, तो एक कर्मक में दो कर्म होना अति आवश्यक। चलिए और देखते हैं इसके उदाहरण। माँ बालक को दूध पिलाती, माँ बालक को दूध पिलाती है, ठीक है। और देखते हैं चौथा उदाहरण इसका। नौकर कुत्ते को रोटी देता है। नौकर कुत्ते को रोटी देता है। और देखते हैं पांचवा। भगवान शिव ने भक्तों को वरदान दिया। भक्तों को वरदान दिया। याद रखना आपका। पहले देखते हैं हम कर्ता। माँ क्या है यहाँ, दूध क्या पिलाती है, क्या है यहाँ पर, किसको पिलाया, बालक को। तो किसको का प्रश्न मेरे को उत्तर मिला, बालक क्या है आपका प्राणीवाचक है। गौण कर्म होने के साथ साथ ये क्या है, प्राणीवाचक। तो ये मेरा पहला कर्म। क्या पिलाया, दूध पिलाया। क्या पिलाया, दूध पिलाया। तो यहाँ मुझे क्या का उत्तर मिला, निर्जीव कर्म है, तो कि हमारा मुख्य कर्म कहलाता है। फिर इसी तरह नौकर करता हुआ, कुत्ते को सजीव कर्म हुआ, रोटी क्या हुई आपका निर्जीव कर्म हुआ, देना क्या हुआ आपकी निर्जीव कर्म। इसके साथ मैंने क्या का प्रश्न करा, देना क्या है आपके पास क्रिया, देना क्या है आपके पास क्रिया। भगवान शिव क्या है आपके पास कर्ता, किसको दिया, किसको दिया पहला कर्म। यहाँ पर भी कुत्ते को पहला कर्म, रोटी आपका दूसरा कर्म, भक्तों को क्या दिया दूसरा कर्म, क्या दिया भाई वरदान दिया, जो कि हमारा क्या है आपका निर्जीव कर्म है, जो कि हमारा क्या है आपका निर्जीव। और पहला क्या है आपका सजीव होने के साथ साथ गौण कर्म है, ये आपका मुख्य
है। तो इस तरह के जब प्रश्न आते हैं जहाँ आपके द्विकर्मक क्रिया होती ही है, क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया, जहाँ आपको प्रश्न करने पर किसको, पहला यदि आप प्रश्न करोगे किसको, तो आपका जो उत्तर मिलेगा वो सजीव कर्म के रूप में मिलना चाहिए। और जो सजीव कर्म होता है इसको हम गौड़ कर्म के नाम से जानते हैं। जो आपका क्या होता है? पहला वाक्य में आया हुआ पहला कर्म, फिर आता है वाक्य में आया हुआ दूसरा कर्म, दूसरा कर्म, जो कि हमेशा आपका क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है? निर्जीव कर्म होता है, निर्जीव कर्म होता है। निर्जीव कर्म होने के साथ साथ ये आपका मुख्य कर्म भी कहलाता है। कई बार प्रश्न इस तरह बन जाता है कि द्विकर्मक क्रियाओं में मुख्य कर्म कौन सा होता है, तो क्या होता है कि सजीव कर्म को हम मुख्य कर्म मान लेते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक होने के कारण उसको क्या मान लेते हैं हम? सजीव मुख्य कर्म मान लेते हैं। जबकि इसमें आपका उल्टा है, आपका मुख्य कर्म क्या है? आपका निर्जीव कर्म। आपका गौड़ कर्म क्या है? आपका सजीव कर्म। चलिए, ये हुई आपके एक कर्मक क्रिया और आपके द्विकर्मक क्रिया यानी सकर्मक क्रिया यहाँ तक हो चुकी है। अब मैं आपसे बात करूंगी आपके अकर्मक क्रियाओं को पहचानने, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए। यानी कुछ शब्द इस तरह होते हैं, यानी अकर्मक भी होते हैं, उनकी अगर आप आपके स्वरों में परिवर्तन कर दो, वर्णों में परिवर्तन कर दो, यानी आपके वर्णों की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन कर देते थे, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अकर्मक क्रिया को हम सकर्मक में भी बदल सकते हैं, या कह सकते हैं हम ये क्रिया आपकी अकर्मक और आपकी ये क्रिया आपकी सकर्मक है। तो देखते हैं कौन सी क्रियाएं आपके अकर्मक है। जो कार्य स्वयं द्वारा होता है वो सभी क्रियाएं अकर्मक होती है। जिसमें आपका दूसरा व्यक्ति भागीदारी निभा रहा है, दूसरा लोग आ जाए या दूसरी कर्म आ जाए, यानी कह दो कर्म हो रहा है, यहाँ कर्म आ रहा है, तो सभी क्रियाएं आपके सकर्मक होगी। चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया युक्त शब्द। पहले तो ये देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में कौन कौन से शब्द आपके आएंगे, क्योंकि मैं कर्वा अकर्मक क्रियाओं को लिख चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। प्रमुख शब्द सदैव ही सकर्मक प्रमुख शब्द सदैव ही क्या होते हैं? आपके सकर्मक होते हैं। कौन कौन से? भाई सबसे पहले हम लिखते हैं पढ़ना। अब मैंने बोला मैं क्या पढ़ती हूँ, तो ना कुछ तो पढ़ूंगी, या कहती हूँ किताब पढ़ती हूँ, उपन्यास पढ़ती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, तो मुझे क्या का प्रश्न का उत्तर मिल, क्या का उत्तर मिल गया? लिखना। अब कुछ तो लिख ही रही हूँ, और क्या होगा? खाना पीना। अब खाना खाऊंगी तो कुछ तो खाना खाऊंगी, खाना खाना यानी खाने में रोटी खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, या फिर कुछ और खा रही हूँ। पीने में मैं मान लीजिए आपके कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ या आपके पानी पी रही हूँ, तो कुछ तो पी रही हूँ, यानी ना कुछ तो मैं क्या कर रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या खा रही हूँ। आपने क्या का प्रश्न करा तो आपको उत्तर, निश्चित उत्तर मिलना चाहिए। क्या का प्रश्न करने पे आपको सदैव ही निश्चित उत्तर मिलना चाहिए। ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया सदैव ही सकर्मक होती हैं, याद रखना।
खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, तोड़ना। देखिए, टूटना एक होता है, डाली डाली टूट गई, मैंने एक वाक्य लिखा, डाली, या फिर लिखा फूल टूट गया। फूल क्या हुआ आपका? टूट, यानी स्वयं टूटा है। फूल टूटना क्या क्रिया? फूल क्या हुआ? स्वयं टूटा है। अब मैंने बोला फूल तोड़ना, मैंने किसी को निर्देश दिया, फूल तोड़ना। फूल यानी कौन तोड़ेगा? कोई ना कोई तो तोड़ के दे। तो यहाँ आपके ये क्रिया यानी टूटना अकर्मक है और तोड़ना क्या है? सकर्मक। चलिए, तोड़ना। और क्या हो सकता है? सिलना। क्या सिलते हो? कुछ ना कुछ तो सिलते होंगे। तो ये शब्द किसमें आएंगे? आपके सकर्मक में आएंगे। और देखते हैं क्या क्या आना चाहिए। एक तो होता है पिटना। मैं एक शब्द लूं, वह पिटता है, और इसी को लिखती हूँ वह पीटता है। पीटता यानी किसको पीट रहा है? किसी ना किसी को तो पीट रहा है। और पीटता, पिटता यानी स्वयं पिट रहा है। वह पिटता है यानी स्वयं पिट रहा है, और पीटता यानी वह किसी दूसरे को पीट रहा है। तो यहाँ पर पीटता। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? यहाँ पे आपके हस्व, यहाँ पे आपकी, ये याद रखना है। 8वां, दौड़ाना। दौड़ाना क्या हुआ आपका? प्रेरणार्थक हो गया। हंसना, हंसवाना, या फिर लिख सकते हो आपका इसी का दूसरा रूप हंसाना। और क्या होगा? उठाना, उठना, उठाना। और क्या होगा? उड़ाना। यह आपके प्रेरणार्थक में है। उड़ाना, उड़ना तो स्वयं। चिड़िया उड़ती है तो चिड़िया स्वयं उड़ती है। वह चिड़िया को उड़ा रहा है। ये एक तो होती है चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती। तो क्रिया का सीधा प्रभाव क्रियाकर्ता पे पड़ रहा है, यानी चिड़िया पे पड़ रहा है। तो चिड़िया क्या कर रही है? आपके स्वयं ही उड़ रही है। अब फिर मैं कह रही हूँ बालक चिड़िया को उड़ाता है। अब जो पहले वाक्य में आपकी चिड़िया करता थी, इसमें तो ये चिड़िया क्या थी? आपके करता, और उड़ना की क्रिया थी। यहाँ आपके चिड़िया को किसको? प्रश्न करो किसको? कौन सी क्रिया? ये वाक्य है आपका अकर्मक। चिड़िया स्वयं उड़ रही है। यहाँ आपका क्या आ गया? कर्ता और क्रिया के मध्य। ये तो है आपका कर्ता, और क्रिया के मध्य कौन आके बैठ गया? कर्म आके बैठ गया। कौन आके बैठा? कर्म। मैंने प्रश्न करा किसको? किसको प्रश्न करा? कौन सा कर्म आया आपका? सजीव कर्म, जो कि क्या है? गौण कर्म माना जाता है। उड़ाता यानी आपकी क्रिया का प्रारूप, यानी धातु का प्रारूप चेंज हो गया, रूप चेंज हो रहा। यहाँ उड़ती है स्वयं, यहाँ उड़ाता है। तो इस प्रकार आप क्रिया भी परिवर्तित, अकर्मक को सकर्मक में परिवर्तन होता है। एक होता है आपका सुलाना, बोलना, यानी ये प्रमुख जो शब्द मैंने लिखे ये सभी किसमें जाएंगे? आपके सकर्मक में जाएंगे। एक होता है गणना, एक होता है गाड़ना।
एक होता है गड़ना, गड़ना, वे शर्म के मारे गड़ गया, यानी स्वयं लज्जित हो गया। और एक होता है गाड़ना, में किसी को गाड़ा, तो कुछ गाड़ा होगा। छोटे बच्चे आम की गुठली को गाड़ते हैं, तो ये गाड़ना क्या है, बच्चों के द्वारा गाड़ा है, स्वयं तो नहीं गाड़ा। तो एक होता है गड़ना और एक होता है गाड़ना। चलिए, और देखो होता है बोलना और एक होता है बुलाना। मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ। मैं बच्चों को कहूँगी चलो पाठ पढ़ो, बोलो चलो, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं आपके सामने बुलवा रही हूँ, प्रेरणा दे रही हूँ, आदर्श दे रही हूँ, आज्ञा दे रही हूँ। तो इस प्रकार के शब्द भी किसमें आएंगे, आपके सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेचना, एक होता है बिकना और एक होता है बेचना। सब्जी वाला सब्जियों को बेचता है, तो ये क्या हो गया, किसको बेचता है, सब्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, ये अकर्मक को हमने सकर्मक में परिवर्तित कर दिया। चलिए, ये प्रमुख शब्द आपके क्या होंगे, आपके सदैव ही सकर्मक होंगे। उतारिए, फिर मैं आपको अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक में परिवर्तन बताएंगे। प्रमुख अकर्मक क्रियाओं को का सकर्मक में परिवर्तन, परिवर्तन, यानी हम किसको बदल रहे हैं, अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक। तो एक तरफ तो हम लिखेंगे अकर्मक क्रिया और एक तरफ लिखेंगे हम सकर्मक क्रिया। उड़ना, यानी स्वयं उड़ना, उड़ाना, द्वारा उड़ा। सिलना, सोना, सुलाना, उठना, उठाना, रोना, रुलाना, हंसना, हंसाना, भूलना, घोलना, पिटना, पीटना, दौड़ना, दौड़ाना, टूटना, फूटना, तोड़ना। फूट, पहले इसको लिख लो, फिर मैं और आगे बताऊंगी आपके। टूटना, तोड़ना, जगना, जगाना, बोलना, बुलाना, रोना, गाना, बिकना,
यानी ये जो अकर्मक क्रिया ये क्या हो रही है, आपके स्वयं हो रहा है कार्य। ये क्या हो रहा है, आपका स्वयं कार्य हो रहा है, स्वयं के द्वारा होने वाला कार्य। यानी टूटना, स्वयं टूट के डाली टूट गई। जगना, बच्चा स्वयं ही जगता है। बुलाना, बोलना, मैं स्वयं ही बोल रही हूँ। रोना, स्वयं ही रोते हैं। बिकना, बिकना। तोड़ना, अब इसका रूप परिवर्तित हो गया। माली फूल तोड़ता है। माँ बालक को जगाती है। माँ बालक को बुलवाती है या बुलाती है। बच्चे बालक को रुलाते हैं। सब्जी, आपके जब क्रियाओं का रूप परिवर्तन होगा वहां आपके अकर्मक क्रिया भी सकर्मक का रूप धारण कर लेती है। चलिए और देखते हैं हम अकर्मक को सकर्मक में किस विधि द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। यानी ऐसी कौन सी ट्रिक है कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये आपके अकर्मक है और आपके सकर्मक है। अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया को पहचानने की विधि, विधि कह लो या फिर आप कह सकते हो ट्रिक। तो पहला नियम देखते हैं। यदि किसी क्रिया में किसी क्रिया में शब्द के प्रथम वर्ण में दीर्घ रूप मिले, दीर्घ स्वर आए तो ही तो वह क्रिया सदैव ही अकर्मक अकर्मक। देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि आपके किसी क्रिया में आए शब्द के प्रथम वर्ण में दीर्घ स्वर आए तो वो क्रिया सदैव ही अकर्मक होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसी का, इस दीर्घ रूप को पुस्तक में अकर्मक। हस्त स्वर में बदलने से सकर्मक क्रिया हो जाए। यानी आपको जो दीर्घ रूप दिख रहा है, दीर्घ स्वर जो अकर्मक में दिख रहा है, उसको यदि मैं ह्रस्व स्वर में बदल दूं तो किसका क्रिया का, सकर्मक क्रिया का आपके पास रूप आ जाएगा। चलिए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ लिखूंगी मैं आपके लिए दीर्घ स्वर,
और एक तरफ है यहाँ पे आपके ह्रस्व। ये आपके अकर्मक की क्रियाएं हैं, दीर्घ रूप वाली, यहाँ पे लिख अकर्मक है। और ये आपकी आएंगी सकर्मक। तो आपके प्रथम वर्ण की यानी दीर्घ स्वर किसमें आएगा? प्रथम वर्ण की, और यहाँ पे भी ह्रस्व रूप जो आएगा ये भी आपके प्रथम वर्ण की ध्वनि। देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आपके लिए डूबना, डूबना। अब डू क्या है आपके पास? ऊ की मात्रा है डू, इसमें क्या है आपका बड़ा ऊ, इसमें डुबाना, डुबाना में ये क्या है? डुबाना में छोटा ऊ आ गया। डूबना तो होता है आपके अकर्मक की, डूबना स्वयं डूब रहा है, और डुबाना आपके दूसरे के माध्यम से डुबाना। भीगना, भीगना। अब भी आपका क्या है? बड़ी ई है। यहाँ पर आपका भिगाना, भिगाना यानी छोटी ई आ गई, छोटी ई आ गई। शब्द ये क्या है आपका? भी, हाँ भीगना। और यहाँ शब्द बदलेगा आपका भीगाना। जागना, जागना। और एक शब्द आएगा आपके पास भागना। दोनों में ही पहले जो वर्ण है उसमें आ दिख रहा है, आ दिख रहा है। इधर भी आपको ये क्या है आपका ह्रस्व स्वर, तो यहाँ आपका जगना, जगना ह्रस्व, जगाना आएगा, जागना और आपका जगाना। तो ये क्या आया? जा में आपका आ आया, इधर भी आपका भगाना। इधर भी प्रथम वर्ण में आपके भा में आ स्वर आया, तो शब्द आपका जगाना तो अकर्मक, जागना, जगाना नहीं जागना, और आपका भागना। इसी का दूसरा रूप बनेगा आपका जगाना, और इसी का दूसरा रूप बनेगा आपका भगाना। या फिर प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी आपके जगवाना या फिर भगवाना, भिगवाना, डुबवाना। ये कौन सा रूप है आपके? सकर्मक का ही, सकर्मक का ही प्रेरणार्थक रूप बता रही हूँ इनको मैं, ठीक है। यानी आपका जहाँ पर वाना शब्द वाती है, वाता है, वाना है, ऐसे शब्द आपके अंतिम में आएंगे, वे भी आपके सकर्मक का ही प्राणार्थक रूप, प्रेरणार्थक रूप होगा। चलिए ये इसको आप यानी इन जो आपके दीर्घ स्वर में आने वाले जो शब्द होते हैं ये कार्य स्वयं ही हो रहा है, यानी स्वयं के द्वारा, जहाँ कार्य स्वयं के द्वारा होता है वे सदैव सारी क्रियाएं ही अकर्मक की। और जहाँ आपके ह्रस्व स्वर आ रहा है प्रथम वर्ण, आप देखो प्रथम वर्ण की ध्वनि में आपके दीर्घ आ रहा है तो आपके अकर्मक, आपके ह्रस्व स्वर आ रहा है, ह्रस्व यानी छोटा स्वर आ रहे हैं तो वो आपके सकर्मक क्रियाएं होंगी। चलिए ये हुई मेरी आपके अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रियाओं को पहचानने की विधि, यानी हम अकर्मक क्रियाओं को भी सकर्मक में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको अवश्य पड़ेगा।
देखना आपको अवश्य पड़ेगा, और देखना भी आपको गौर से पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हिंदी में सबसे मेन चीज क्या होती है आपका, चीजों को गौर से देखना। जब यदि आप हिंदी में गौर से देखने लग जाओगे शब्दों को, तो मैं नहीं मानती कहीं पे भी आपके नंबर कटेंगे। मात्राओं का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, अनुस्वार का ज्ञान, हलंत का ज्ञान, विसर्ग का ज्ञान, ये सब चीजें अपन गौर से देखने से ही प्राप्त कर सकते हैं। यही चीजें शुद्धिकरण का काम करती हैं आगे जाना। यानी हिंदी में सबसे मेन चीज क्या है, आपका गौर से देखना। अभी आप कहोगे कि मैडम शब्द एक जैसे तो लग रहे हैं, डूबना डुबाना, भाई गौर से देखो, डूबना में तो बड़े ऊ की मात्रा है और डुबाना में छोटे ऊ की मात्रा, समझ में। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही क्रियाएं परिवर्तित हो रही हैं और नंबर कट जाते हैं बच्चे की नासमझी के कारण। यदि आप से संबंधित प्रश्न हल करना चाहते हैं, क्रिया से संबंधित, तो डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहाँ टेस्ट 1 पे जाकर आप टेस्ट दीजिए, जहाँ पर आपके करीब 4500 हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं। आपके सभी प्रकरण पे हमने टेस्ट बनवाए हुए हैं, से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, यानी बेहतर कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप कहाँ तक अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।